हेलो। आ रही है यस आवाज? सर। यस सर, आ रही। दोबारा पढ़े थे घर पे जाने के बाद? क्या पढ़े? बंद करो कॉपी, बंद करो, बोलो। बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? पढ़े हो ना? दोबारा सच सच बोलो, पढ़े हो कि नहीं? कॉपी पलटे थे रूम पे जा करके? तो फिर भी याद नहीं है? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम कल आए थे? कहाँ थे? क्या? घर गए थे। नहीं, इतना आता है। थोड़ा तेज बोलोगे तब समझ में आएगा। क्या करने गए थे घर? अच्छा, तुम आए थे कल? आए थे ना? एक्टिविटी बताओ क्या होता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी किसको बोलते हैं? तुम घर पे जाके कॉपी पलटे थे? पलटे थे? क्या पलटे थे? मतलब ऐसे बस पलटे, फिर देख के छोड़ दिए? क्या होता है एक्टिविटी, बताओ। बेसिक डिग्रेस। बंद करो तो, खोल क्यों रहे हो? हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट का रिलेशन बताओ। तुम बताओ। पलटे ही नहीं। तुम बताओ, हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट का रिलेशन। अच्छा, वो खुला हुआ होता है। कोई ना। हाँ, लास्ट टॉपिक क्या था? परमिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएं। परमिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? किसी को पता है? परमिटिविटी मतलब डिफाइन क्यों किया गया? अगर डिफाइन नहीं करते तो फिर उससे क्या घाटा होता? बोलो। तो परमिटिविटी का काम क्या है? कोई आइडिया? देखो, परमिटिविटी से पता चलता है कि कोई भी मीडियम अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी कितना रखता है। क्या मतलब होता है परमिटिविटी का? कि कोई भी मीडियम अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने के लिए क्या चाहिए? चार्ज। ठीक है ना? तो अगर किसी मीडियम में चार्ज है, उस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ठीक है? और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव होता है। तो ये जो परमिटिविटी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये बताता है कि कोई मीडियम कितना एनर्जी स्टोर करना अलाउ करेगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ये टर्म डिफाइन करा गया था। और बाकी फोर्स से भी रिलेटेड चीज है कि मीडियम अगर चेंज होता है तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना? और जो कूलम्स लॉ है, उसको एक्सटेंडेड चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर दो रॉड के बीच में फोर्स लगाना है, दो रॉड के बीच में फोर्स लग रहा है, तो क्या कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं दो रॉड के बीच में? कूलम किसके लिए है? बस पॉइंट चार्ज के लिए। डिफिनीशन में लिखा होगा कि कैसे चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज होगा तभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो फिर क्या करोगे? पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या करोगे? पॉइंट चार्ज मानेंगे
क्योंकि जितने भी बॉडीज बनने होते हैं वो किससे बने होते हैं, पॉइंट से बने होंगे। बहुत सारे पॉइंट कंबाइन करके क्या होगा, एक बॉडी बनेगा। तो उस बॉडी पे एक पॉइंट मानो, फिर एक दूसरा पॉइंट मानो, उन दोनों पॉइंट के बीच में फोर्स लगा लो, और उसके बीच में अगर फोर्स निकल जाएगा फिर उसको ऐड करोगे अलग अलग पॉइंट के लिए, यानी इंटीग्रेशन करोगे तो नेट फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब ये एक बात हुई कि एक्सटेंडेड चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे। और दूसरी बात, अगर दो से ज्यादा चार्जेस दिए हुए तो अगेन ये जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर दो से ज्यादा चार्ज दिया है तो क्या करोगे, दो दे दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, तीन चार्ज दे दिया और बोल रहा उनके बीच में कितने का फोर्स लग रहा है पता करो, कैसे पता करोगे। चार चार्जेस अगर दे दिया तब पूछ रहा है कि फोर्स बताओ, तो कैसे पता करोगे, सुपर पोजिशन लगाएंगे। क्या करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलता क्या है कि किसी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस के चलते फोर्स निकालो, इंडिविजुअल फोर्स, सबको फिर क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन नॉर्मल एडिशन नहीं करेंगे। कौन सा एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी फोर्स को ऐड करते हैं डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। लिखना, when three or more charges when three or more charges when three or more charges are interacting with each other are interacting or are interacting with each other interacting with each other then force on then force on then force on any charge then force on any charge is equal to then force on any charge is equal to vector sum of is equal to vector sum of force applied by force applied by force applied by other charges force applied by other charges individually applied by other charges individually full stop. These forces are independent of each other. These forces are independent of each other. जब एक चार्ज के चलते फोर्स निकालोगे तो बाकी सारे चार्ज को ओमिट कर दोगे, मतलब हटा के में रखेंगे कि ये बाकी सारे चार्ज नहीं है, बस जिस चार्ज का फोर्स निकालना है उसी को देखेंगे। तो उसके लिए पहले हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहने का मतलब मैग्नीट्यूड तो बताएंगे ये, साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगे। Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R। तो जो भी मैग्नीट्यूड है वो तो डायरेक्टली लिखोगे, कल बताए थे। फोर्स जो होगा कितना होगा, K Q1 Q2 अगर कहाँ रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन बस मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनता है, हमें क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है ना। अब डायरेक्शन पता करने के लिए ना हमें चार्ज का नेचर पता होना चाहिए, किस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा। वो पता करने के लिए हमें क्या चाहिए,
चार्ज का नेचर, चार्ज के कितने नेचर होते हैं, दो टाइप के, ठीक है। और उसके चलते अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें दो तरीके का इफेक्ट फील होता है, या तो रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के लिए अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो ये चार्ज इस चार्ज को किधर धक्का देगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इसको लिख सकते F21। F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। और इसको अगर लिखना है तो F21 कैसे लिखोगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर R12। R12 का मतलब है फ्रॉम 1 टू 2। तो अगर 1 टू 2 कोई वेक्टर लोगे ना, 1 टू 2 जो वेक्टर लोगे उसका डायरेक्शन किसके पैरेलल है, F21 के पैरेलल। ये जो भी वेक्टर ले रहे हैं इसका डायरेक्शन 1 टू 2 लिखने का मतलब है कि हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं और इसके पैरेलल ये है। तो ये एक यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर से अगर इस मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर F12 लिखना, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसके लिए क्या लिखोगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल हो, और इसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21। R21 का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम 2 टू 1। तो इसको लिख सकते हो R21 कैप। ऊपर कैप लगाने का मतलब ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। और हमें पता है कि R12 वेक्टर जो है वो है नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर। R12 वेक्टर R21 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लगा लो। तो F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। वेक्टर फॉर्म में कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखोगे तो नीचे R³ भी लिखा रहता है, ठीक है ना। किसी किसी बुक में क्या होता है, R³ लिखा रहता है। जब यहाँ R³ लिखा रहेगा ना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R³, तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर मैं लिख रहा हूँ इसको यूनिट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर ही सीधे लिख देगा, ये सीधे पोजीशन वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर में हमने R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया। तो जब R से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना तो ये R³ हो गया, और ये जो यूनिट वेक्टर था इसको मैग्नीट्यूड मिल गया, तो ये पोजीशन वेक्टर में चेंज हो गया। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शन का काम है बस बताएगा कि फोर्स किधर से किधर लग रहा है। और अगर इसी में चार्जेस अलाइक होते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता, चेंज हो जाता, ठीक है। नोटेशन का मतलब लिख लो, अगर ऐसे लिखा हुआ है FAB, इसका मतलब है फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और R12 का मतलब है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2। अगर AB लिखा हुआ है, जैसे 2 1 लिखा हुआ था, तो 2 1 का क्या मतलब था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और R12 लिखा हुआ है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है, इसका यूज तब आता है जब हम सुपर पोजिशन अप्लाई करना होता है। सुपर पोजिशन अप्लाई नहीं करना होगा, इसका यूज नहीं आएगा, आराम से मैग्नीट्यूड लिखोगे काम बन जाएगा। लेकिन अगर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है तो हमें डायरेक्शन का ध्यान देना। तो अब चलेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे। जैसे बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 माइनस Q3 Q4।
हमने एक चार्ज रखा है इधर Q, इस चार्ज को हमें फोर्स बताना है ड्यू टू अदर 4 चार्जेस। क्या करना, ये जो चार्ज रखा हुआ है इसके चलते इस पे फोर्स बताना Q1 Q2 Q3 और Q4 के चलते। तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज इसके बीच में गैप कितना वो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये R1 यहाँ से यहाँ, R2 इधर से इधर, R4 और ये R3। अब समझो, देखो इस दोनों का नेचर कैसा है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा F1 उसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर इसके चलते Q3 के चलते देखते हो तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये फोर्स किधर लगाएगा, F3 का डायरेक्शन होगा इधर की, और जो लाइन है उसी के अलॉन्ग होगा। नेक्स्ट अगर Q2 की बात करते हो तो इसके चलते फोर्स इधर लगेगा F2, और Q4 के चलते जो फोर्स लगेगा F4 इस डायरेक्शन में लगेगा। F नेट निकालोगे, F नेट का वैल्यू होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 F4, और अगर और सारे भी चार्जेस होते हैं तो सबको ऐड कर देते हैं। हो गया, एक सवाल लिखो। क्या हो रहा है, हाँ तुम वेक्टर एडिशन कर रहे हो ना, जब वेक्टर के टर्म में लिखोगे वो अपने आप ले लेगा। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर का हमेशा एडिशन होता है। ठीक है, और जब एडिशन करते हैं उसमें जो जो भी डायरेक्शन है वो कंसीडर हो जाता है, वो अपने आप सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। सवाल लिखो। थ्री चार्जेस थ्री चार्जेस थ्री चार्जेस each of 10 coulomb, three charges each of 10 coulomb are placed are placed at the corners of are placed at the corners of an equilateral triangle at the corners of an equilateral triangle at the corners of an equilateral triangle having side having side 0.5 meter having sides 0.5 meter, then find then find then find net force acting on each charge. Then find net force acting on each charge. Then find net force acting on each charge. एसी 5 मिनट के लिए ऑन कर, ऑन है, इतना गर्म क्या कर दिया फिर, रिमोट मिल गया क्या तुम लोग को।
कुछ तो कर लो, बैठे हो यार। कुछ तो ट्राइंगल का नाम सुने हो ना, बना दो ट्राइंगल। लिखा हुआ ना कई सवाल में इक्विलेटरल ट्राइंगल, बना दो। देखो फिजिक्स को पहले गोली मारो, सवाल क्या बोल रहा है वो समझो पहले। ऐड हो जाएगा ऐसे, 3 into k 1 q ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन करने का मतलब है डायरेक्शन भी ध्यान रखेंगे। फिर मतलब ही क्या है ऊपर वेक्टर लगाने का, अगर उसको सिंपल एडिशन ही करना है तो। इसको हम ऐड करके ऐसे 5 या 4f लिख देते हैं। चलो एक बताते हैं। देखो ये सिचुएशन है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी साइड मान करके ए सॉल्व कर रहे हैं, और सारे चार्जेस जो है कितना कर रहे हैं, क्यू मान रहा है। देखो कह रहे हैं ना कि सब पे कितने कितने का फोर्स लग रहा है। जैसे ये तीनों चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे, ये इस पे, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो कह रहा है ना एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना वो बताना है तुम्हें, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। तो कोई एक चार्ज उठा लो, क्योंकि ये फिगर क्या है, सिमेट्रिक फिगर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना इस पे, और इतना ही इस पे भी लगेगा। तो मान लो हम इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो किसके किसके चलते कंसीडर करेंगे, इसके और इसके चलते। ये जो चार्ज है ना इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये लगा सकता है और ये लगा सकता है। अब ये चार्ज खुद पे तो फोर्स नहीं लगा लेगा ना। हाँ, तो अगर इसके चलते कैलकुलेट करोगे, नेचर कैसा है दोनों का, लाइक नेचर है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन के अलोंग इधर की तरफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ। ठीक है। और अब दूसरा चार्ज ये बचा, इसके चलते इस पे फोर्स लगेगा, उसका भी नेचर कैसा होगा, रिपल्सन लगेगा किधर की तरफ, इस लाइन की तरफ। और इसका भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एफ होगा। और एफ की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इतना होगा। एक एफ का जो वैल्यू होगा कितना होगा। अब देखो, अब एफ नेट जब निकालोगे ना तो इसको डायरेक्टली 2f नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये कहीं इधर देख रहा है और ये कहीं दूसरी तरफ देख रहा है। हरी बात समझ में, इसके बीच में एंगल है, ये जो दोनों फोर्स है ना इसके बीच में एंगल है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इस एंगल, जब दो फोर्स के बीच में एंगल होता है तो उसको नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ एफ नेट निकालोगे ना, तो एफ नेट कैसे निकलेगा, रूट ओवर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। यही फॉर्मूला होता है नेट फोर्स निकालने का। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, अगर दो फोर्सेस होते हैं तो तीसरा वेक्टर कैसे निकलता है, अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। f1 की वैल्यू पता है, f2 का वैल्यू पता है, पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो, जो जो कॉमन है उसको बाहर ले सकते हो। ये सबकी वैल्यू सेम है तो f बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर बचेगा 2 + 2 cos 60 डिग्री। ठीक है, 2 भी बाहर ला सकते थे। तो f जो होगा 2 × 2 cos 60 कितना होता है, कितना होगा cos 60, हाफ ही होता है ना। तो यहाँ से होगा √3f। अब जो जो वैल्यू दिया रख दो, √3 के चार्ज दिया होता 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्या होगा, के की वैल्यू पुट कर दी हो, हाँ ठीक है कोई नहीं। के का वैल्यू पुट करोगे तो वो कुछ अलग है। और क्या पुट करोगे, कुछ और होता है क्या के। हाँ ठीक है, 36√3 × 10⁻⁴ यूनिट। हाँ ये लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो। मीम नहीं देखते हो क्या फिजिक्स का फेसबुक पे,
देखा करो मैं, यूनिट पे बहुत सारे मीम आते हैं। ये फिजिक्स टीचर कुछ भी कर दो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा परेशानी किससे होती है? यूनिट से। नेक्स्ट लिखना है को। हाँ लिखो। टू चार्जेस, टू चार्जेस 20 microcoulomb and 25 microcoulomb. Two charges, सर रिपीट सर। two charges 20 microcoulomb and 25 microcoulomb are placed at are placed at are placed at वो लिखना -1, 1, 1 and 3, 2, -1. Then find then find then find then find force acting then find force acting on 25 microcoulomb charge. Then find force acting on 25 microcoulomb charge 25 microcoulomb charge due to 20 microcoulomb due to 20 microcoulomb. और नीट में तुम्हारे लिए कूलम्ब से इसी टाइप का सवाल आता है, ट्राइंगल दे देगा या फिर स्क्वायर दे देगा, पेंटागन दे देगा, नेट फोर्स पूछेगा, और नहीं तो फिर वेक्टर फॉर्म में जो अभी का सवाल दिया है इस टाइप का। तुम्हारे ये फेयर कॉपी है कि रफ कॉपी है? दो अरे मल्टीटास्किंग कॉपी है। खाली फिजिक्स ही लिखते हो कि केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें लिखते हो? हैं? फिजिक्स लिखते हो तब ठीक है। क्या सोच रहे हो? डिस्टेंस, हाँ उसी के लिए कोऑर्डिनेट किया वो। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, जब बस फोर्स बोले तो डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन किधर से किधर होगा। ऑन 20 पे पूछने का मतलब है कि वो तुमसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखेंगे डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड तो इजीली निकाल लोगे अगर आर कैलकुलेट हो जाएगा तो। देखो जो पेपर सेट करते हैं ना बड़े जालिम होते हैं, उनके दिमाग में चलते रहता है किस तरीके से बच्चों को फंसाएंगे। डायरेक्ट आर कभी देगा ही नहीं, थोड़ा सा परेशान तो करेगा। अगर डायरेक्ट आर दे दिया तो तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकाल लोगे। तो देखो दो चार्ज दिया हुआ था, एक 20 माइक्रोकूलम, दूसरा 25 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है ना उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 1, 1, और ये रखा हुआ है 3, 2, -1 पे। ठीक है ना? ऐसे बताने का मतलब है कि कहीं ओरिजिन होगा, हमें नहीं पता है कहाँ पे, कहीं होगा, वहां से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है और वहां से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे डिनोट करने का मतलब है कि ये जो चार्ज रखा हुआ है ना स्पेस में रखा हुआ है ऐसे, और कहीं पे ओरिजिन है, वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस मेजर किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, तो हमें क्या मिला? -1, 1 और 1 किसके लिए? 20 के लिए। और सिमिलरली 3, 2, 1 मिला किसके लिए? तो देखो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा आर पता करना, और आर पता कैसे करते हैं? इसको मान लो ये चार्ज 1 है और इसको क्या मान लो? चार्ज 2 है, तो पहले लिखेंगे R1,
R1 होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको लिख सकते हो -i + j + k कैप। और अब दूसरे चार्ज के लिखेगा तो R2 होगा 3i + 2j - k कैप। अब ये जो R1 है ये चार्ज 1 का पोजीशन वेक्टर, R2 चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर। अब इन दोनों पोजीशन वेक्टर के हेल्प से ना हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। आ रही है बात समझ में? जो R वेक्टर होगा, मैं R वेक्टर ले रहा हूं किधर से किधर, ऐसे लिख दे रहा हूं R12 वेक्टर। R12 वेक्टर का डायरेक्शन किधर देख, 1 से 2 है, तो इसको लिखने का तरीका होता है R12, ये सब वेक्टर में पढ़ा जाता है कि R12 अगर लिखना है तो तुम लिखोगे R2 - R1, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, अगर R12 कैलकुलेट करना है 12 तो लिखेंगे कैसे, R2 - R1। तो ये इधर R1 है R2 दोनों है, यहाँ पुट करो। और तुम्हें R21 निकालना होता, R21 निकालना होता तो कैसे लिखते हैं, R1 - R2। वेक्टर इसी सब दिन के लिए पढ़ाया जाता है, नहीं तो फिर फिजिक्स में जरूरत ही क्या था कि मैथ्स का लेके कूद रहे हैं। बिना पोजीशन वेक्टर का काम नहीं चलता इधर, इसलिए। अब देखो ध्यान से देखो, सवाल में पूछा क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछा हुआ है, पूछा हुआ था ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फॉर्मूला क्या होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई, अरे 20 पे पूछ रहा है, किसके चलते, 25 पे, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा 25 पे तो चेंज कर लो, F21 कर दो, तो इधर क्या आएगा 1 2, इसका जरूरत पड़ेगा। कितना आ रहा है डायरेक्शन, सब काट कुट दिए, आई जे के उड़ गया, नहीं उसका जरूरत पड़ेगा, आई जे के का जरूरत पड़ेगा। देखो ये पुट कर सकते हो सीधे, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, ये और ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने को कैसे बता दिए, तो यहाँ से पुट करोगे कितना आएगा 4i और 2k, इसको उठा करके इधर रख दो, और पहले r निकालना पड़ेगा। आर स्क्वायर जो होगा वो होगा 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 64, 4 और 69 कितना, अच्छा सॉरी 4 स्क्वायर, 21, तो इधर रख दो k q1 q2 डिवाइडेड बाई 21, और इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह रखेंगे r वेक्टर बाई r, वही r क्यूब, इसीलिए वो फॉर्मूला में लिखा रहता था। तो r वेक्टर कितना, ये वाला टर्म सीधे उठा दो, k q1 q2 डिवाइडेड बाई 21 और 4i प्लस j -2k डिवाइडेड बाई √21। ये फाइनल आंसर है, चार्ज का वैल्यू पुट कर दोगे। हो गया, एक और करो। लिखना, टू इक्वल चार्जेस
two equal charges, two equal charges having magnitude, having magnitude, having magnitude 10 microcoulomb, 10 microcoulomb, having magnitude 10 microcoulomb are placed at a separation, are placed at a separation of 1 meter, of 1 meter, full stop, where and of what magnitude, where and of what magnitude a third charge, where and of what magnitude a third charge can be placed, can be placed so that all three charges are in equilibrium, all three charges are in equilibrium, all three charges are in equilibrium. क्या बोल, are in equilibrium. ऐसे मतलब बैठे होना लग रहा है कि 12th पढ़े सालों बीत गए. क्या एक साल निकल गया. देखो कोरोना ने ये थोड़े मना करा था यार पढ़ो मत तुम, वो तो हम अपने फायदे के लिए यूज कर लिए कि चलो नहीं पढ़ते हैं. अरे बोर्ड ने मना करा था एग्जाम अभी नहीं होगा, उसने ये थोड़े बोल दिया था कभी नहीं होगा. अगर वो बोल लेता ना कभी नहीं होता तब मजे करते हैं. उसने ये थोड़े बोला था कि कभी नहीं होगा. अब बच्चे मान लिए थे कि कभी नहीं होगा. हाँ वो नहीं मानना था, अपने मन से मान लेते हो कि हम किस में कंफर्टेबल है. करो करो, सोचो सोचो, कुछ तो सोचो. आसान आसान सवाल है ये सब, बेसिक है एकदम. पहले इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ क्या होता है. नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज कितना होना चाहिए, बस सोचो. तीसरा चार्ज अपने मन से रख दो और नेट फोर्स निकालो सारे चार्जेस पे, कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है. सर 0.5 मीटर. 0.5 मीटर ठीक है. ठीक है आगे करो. चार्ज की वैल्यू कितनी होगी वो पता करो.
दो आइडेंटिकल चार्ज है तो कुछ डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है। अब कह रहा है कि तीसरा चार्ज कहाँ प्लेस करे और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि जो भी सिस्टम बन रहा है ना उस पर नेट फोर्स कितना हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो देखो कोई इधर भी सोच सकता है कि यहाँ चार्ज रखे, इधर रखे, या फिर कोई सोच सकता है इसी लाइन पे या तो बाहर या फिर अंदर कहीं रखे। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, अगर तीसरा चार्ज पूछ रहा तो कहीं भी रख सकते हैं ना। कहीं भी रखने का मतलब इस लाइन के अलोंग भी हो सकता है या फिर इस लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे भी हो सकता है। अब लाइन के नीचे और ऊपर वाली पॉसिबिलिटी है ना कि कोई भी चार्ज रखोगे कितना भी मैग्नीट्यूड का तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। लाइन के ऊपर और नीचे रखने की पॉसिबिलिटी है कि इधर रखो तो भी इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, या फिर इधर रखोगे तो भी इस पे नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। बस पॉसिबिलिटी क्या बचता है, इस लाइन पे ही कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लाइन पे पॉसिबिलिटी है तो मान लो कि हमने यहाँ एक चार्ज रखा Q और इसका डिस्टेंस इस एंड से x है, तो दूसरे एंड से कितना होगा। ठीक है, दूसरा चीज ये जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स 0 चाहिए, समझना ये जो चार्ज है ये नेट फोर्स इस पे कितना चाहिए 0। तो इसके चलते इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो इसके चलते फोर्स इस पे किधर लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में। दोनों जो चार्ज फोर्स लगाएंगे ये चार्ज इस पे और ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उस दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अलग होगा तभी जा करके ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और नेट फोर्स जो होगा क्या होगा 0 होगा। अब इसका देखो, अब यहाँ पे रख रहे हो ना तो ये पता नहीं चल रहा है कि इसका नेचर कैसे होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इससे नहीं पता चल रहा है ना तो इससे पूछेंगे कि बताओ इसका नेचर कैसा होगा। अब समझना नेट फोर्स इस पे भी 0 होना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए 0। तो अगर बस ये चार्ज होता, ये नहीं है, बस ये चार्ज अगर होता तो इस पे फोर्स किधर लगता, इधर की तरफ लगता। ये इस चार्ज को रख के हमें इसको बैलेंस करना है। अगर इसको बैलेंस करना है तो इस जो रखोगे उसके चलते फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर ही या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस पे नेट फोर्स 0 करना है, ये नहीं था, ये नहीं है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, राइट की तरफ। तो अगर इस राइट को कैंसिल आउट करना है तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी ये जो चार्ज रख रहे हो ना इसके चलते फोर्स किधर आना चाहिए, नेगेटिव। और ये तभी पॉसिबल है जब ये इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कंडीशन क्या क्या मिला कि चार्ज जो होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए और बाकी सारी चीजें हमने मानी है। तो dx जहां x हमें कैलकुलेट करना है और q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप चीज निकालोगे कि जो नेट फोर्स है इन दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना होगा, k q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये बराबर किसके होने चाहिए, k q डिवाइडेड बाई x या d माइनस एक्स होल स्क्वायर के। पहला सिचुएशन ये है कि ये जो फोर्स लगा रहा है इस पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे इसके चलते जो फोर्स लग रहा है उस दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, बराबर होगा। मैग्नीट्यूड अगर बराबर नहीं है तो नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी d/2 और तुम्हारे प्रॉब्लम में d कितना दिया हुआ है तो 1 रखो, बाई 2 करोगे 0.5 मीटर, एक हो गया आराम से। अब तुम्हें q की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू कैसे निकालोगे, किसी भी चार्ज पे फोर्स निकाल लो और ये 0.5 उस पे पुट कर दो x की वैल्यू। तो देखो इस पे हम नेट फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नेट फोर्स अगर इस पे कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इसके चलते कितना होगा, k q स्क्वायर बाई डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस क्यों लिख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा, k q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है d/2 इसका होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, कैपिटल Q मिलेगा। और डायरेक्शन पता करने के लिए हमने पहले ही पता करा था कि चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से कैपिटल Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगा कितना, q/5, 5 या 4 आएगा। ठीक है, और नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। Q की वैल्यू कितना हुआ था सवाल में
10, तो 10/4 2.5 माइक्रोकुलम नेचर नेगेटिव। ऑप्शन में रहेगा 0.25, ये 2.5 पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा, 0.5 मीटर भी होगा 1.5 मीटर भी होगा। एक और लिखो। लिखना identical charges are placed, identical charges are placed, identical charges are placed at the corners of at the corners of at the corners of a square at the corners of a square, full stop. Find net force acting on the charge, find net force acting on the charge placed at center of the square, placed at center of the square। ये डायग्राम है। हाँ, लाइन वाले सब जगह हैं। कितना होगा? 0 होगा। जीरो होगा। देखो अब यहां से ना एक रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट क्या होता है सुन लो, कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है और उस पॉलीगन के कॉर्नर पे हमने आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इन सारे चार्जेस के चलते जो नेट फोर्स होगा सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे, वो 0 होगा। अगर एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है? साइड सेम होंगे, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जो साइड होगा, जैसे ट्राइंगल है तो रेगुलर पॉलीगन के लिए अगर ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। अगर स्क्वायर है तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, हैविंग 4 साइड्स। अगर 5 साइड का पेंटागन है तो उसको रेगुलर तभी बोलेंगे जब सारे साइड का वैल्यू क्या हो? बराबर हो। तो कंडीशन क्या है कि अगर रेगुलर पॉलीगन है और उस पॉलीगन के पॉलीगन के कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं, तो इन सब के चलते जो फोर्स लगेगा सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे, वो कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसके चलते इस पे देखो, ये Q है, अगर ये भी प्लस है तो ये इसको धक्का देगा इधर की तरफ। इसके चलते अगर देखोगे वैल्यू F, इसके चलते इधर F और इधर F, और इन सबके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो अगर किसी पॉइंट पे 4 फोर्स काम कर रहे हैं, चारों आइडेंटिकल है और उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वैसे भी सोच लो, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। यानी अगर ऐसा सिचुएशन दिया है, ट्राइंगल लेता, आइडेंटिकल चार्ज रखता और यहाँ पे एक चार्ज रखता,
तो जो नेट फोर्स होता वो कितना होता, या फिर अगर पेंटागन देता, रेगुलर पेंटागन, सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इन सबके चलते यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो लिख लो, ये नोट में लिख लो। सिमिलर सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ लेंगे तब लिखेंगे, नोट में लिखना। लिखो नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स ड्यू टू, नेट फोर्स ड्यू टू charges placed on, net force due to charges placed on, charges placed on the corners of, on the corners of, on the corners of a regular polygon, regular polygon is zero, is zero, is zero on the center of polygon, is zero on the center of polygon, is zero on the center of polygon. देखो find net force on 10 microcoulomb in the given figure. हाँ, यहाँ पे जो रखा हुआ है चार्ज उसका 10 है, इसका 5 5 5 5। हाँ, सर वो डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। हाँ, एक ही जगह वो पॉइंट, कोई क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है ना, तो 1.5 है, बाकी भी सारे 0.5 होंगे। हाँ, रेगुलर है। ये जो भी पॉलीगन दिया हुआ है उसमें अगर एक डायमीटर 5 का दिया हुआ है ना, वो जो भी लेंथ है वो 0.5 का दिया हुआ है एक डायगोनल, तो बाकी सारे भी कितने के होंगे, 0.5 के होंगे। अब नहीं, वहां पे चार्ज ही नहीं है। 10 कूलम क्या 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 फोर्स, फोर्स कूलम में कैसे हो सकता है? देखो बहुत ही आसान सवाल है ये, मतलब फिगर देख के डर रहे हो, इसमें बस 18 थोड़ा सा into 10 प्रॉपर्टी। to the power 11 न्यूटन। कितना? -18 into 10 to the power 11 न्यूटन। माइनस क्यों आ रहा है? मैग्नीट्यूड बता दो बस, नेट फोर्स पूछ रहा है। नेट फोर्स 18 into 10 to the power 11। 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। 11 न्यूटन। देखते हैं, चलो देखो
देखो इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा ये लगाएगा, ये सब फोर्स लगाएंगे, तो इसके चलते जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इसके चलते जो फोर्स आएगा इधर, इसके इधर, और इसके चलते इधर। अगर एक एक फोर्स कैलकुलेट करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे, फिर नेट फोर्स निकालोगे ना, बहुत ही हेक्टिक होगा, क्योंकि 4 फोर्स है, चारों का अलग अलग रिजॉल्व करके सॉल्व करना दिक्कत होगा, क्योंकि इसके बीच का फिर एंगल निकालना पड़ेगा, उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या बोलता था, अगर एक चार्ज और यहाँ होता, 5 माइक्रोकूलम का यहाँ रख देते तो क्या हो जाता, नेट फोर्स 0 हो जाता। तो हम इसको क्या करेंगे ना, बनाएंगे उस तरीके का जो हम सिस्टम पढ़े थे, 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हो सकता है कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं, एक 5 माइक्रोकूलम का, दूसरा -5 माइक्रोकूलम का, दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके नेट फोर्स कितना कर दिए, 0। तो हमें ना अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये सबके चलते नेट फोर्स कितना होता, मतलब ये जो एक चार्ज है ना, इन सारे चार्जेस को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ये जो एक चार्ज है ये क्या कर रहा है, इन चारों के चलते जो नेट फोर्स आ रहा है उसको बैलेंस कर दे रहा है। तो हमें इस चारों का निकालने का जरूरत क्यों है, हम एक ही का निकाल लेंगे, क्योंकि इन चारों का काम कौन कर रहा है, बस ये कर रहा है। जैसे इस चार्ज को यहाँ उठा करके रखेंगे, जैसे उठा करके रखेंगे, नेट फोर्स जो इन सब के चलते आ रहा होगा इसको क्या कर देगा, ये बैलेंस कर देगा। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको भूल जाओ कि क्या था तुम्हारा, इस तरीके का था। ये जो पूरा सिस्टम है ये कुछ इस तरीके का है कि 5 माइक्रोकूलम यहाँ रखा हुआ है और -5 माइक्रोकूलम यहाँ रखा हुआ है, सॉरी यहाँ 10, ठीक है। मतलब ये पूरा सिस्टम हटा दो और ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, और जो डिस्टेंस है इसके बीच में कितना है, 0.5। बस सॉल्व कर लो। हरी बात समझ में क्या बोल रहा है, जब 4 आदमी का काम एक आदमी कर सकता है तो फिर 4 को रखोगे कि 1 को रखोगे। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ाने लगे तो बाकी 2 लोग गायब हो जाएंगे ना। हाइपोथेटिकल है वो, ऐसा कर नहीं सकते, यहाँ पे कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है, ये बताओ आ गया, फिर लिख लो ना, फिर कैलकुलेट करो। 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकते हो, हाँ तो निकालो, 2 ही का निकालना, अब चार्ज का निकालना। तुमको समझ में आया कितना आ रहा है, 18 × 10⁻⁴। ठीक है। तो जो पूरा सिस्टम था ना उसको कन्वर्ट करके इस तरीके से फॉर्म कर दिया। जो पूरा सिस्टम था उसको क्या कर दिए, ऐसे कन्वर्ट कर दिए। इस पे नेट फोर्स का अगर डायरेक्शन भी पूछता तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। जो भी डायरेक्शन होगा किधर होगा, इधर होगा। ये माइनस आया, माइनस का मतलब है अपनी तरफ खींचेगा। तो वैल्यू निकालोगे एफ नेट, वो होगा k × 10 × अरे ये माइक्रो वाला टर्म तुम लोग नहीं ले रहे हो क्या इसमें, तो फिर 11 कैसे आ रहा है। ये माइक्रो पुट करोगे, इसका माइक्रो पुट करोगे तो ये 10⁻⁻12 हो जाएगा, -12 और यहाँ -11 है, तो 1.8 न्यूटन समथिंग आना चाहिए। माइक्रो वाला टर्म कोई ले ही नहीं रहा, और बस देखने के लिए है क्या। 5 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 0.5²। अब k की वैल्यू रखो जो रख रहे हो, 9 × 10⁻⁹। सर माइक्रो में 10⁻⁻6 होगा या -12? -6 होगा तो इधर भी -6 और इधर भी -6, तो बाहर निकलेगा -12। 2 चार्ज है ना। यस सर। हम्म, ज्यादा नहीं है तब 8 × 10⁻⁻1 चलो मतलब कि नेक्स्ट ले लो, 1.2। इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। दो मार्च। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नाम सुने हो कभी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और भी कौन कौन सा होता है।
फियर फील्ड का नाम सुने हो? फियर फील्ड, फियर फील्ड नहीं सुने हो? अरे गांव में होता है ना, कुछ भूतिया होती है पेड़ जिसके आसपास जाने से लोग डरते हैं कि उस पे भूत बैठा हुआ है। तो वो भूत अपने आसपास क्या बना के रखा है? हाँ? अरे नहीं यार, होता है ना कि गांव में एक बहुत बूढ़ा पेड़ होता है, उसको लोग बोलते हैं कि उस पे क्या बैठा है? भूत। तो उसके आसपास जाने से डरते हैं लोग। तो जो पेड़ के पास सबसे नजदीक होता है वो ज्यादा डरता है, जो थोड़ा दूर होता है वो कम डरता है। तो भूत ने क्या करा है ना, फियर फील्ड जनरेट करके रखा है अपने आसपास। वैसा ही चार्ज का भी होता है, वो अपने आसपास क्या करके रखता है? फील्ड जनरेट करता है। और उस वैसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसका डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा, नहीं पता? अरे वही, जो फील्ड चार्ज क्रिएट करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो भूत क्रिएट करता है उसको फियर फील्ड, तो जो चार्ज क्रिएट करेगा उसको लिखो। इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined as region in a space, region in a space around a charge, region in a space around a charge region in a space around a charge where another charge where another charge where another charge can feel where another charge can feel some interaction, another charge can feel some interaction, इंटरेक्शन के सामने ब्रैकेट में लिख दो फोर्स। जो भी इंटरेक्शन होता है वो फोर्स होता है। फुल स्टॉप, पैरा छोड़िए लिखना। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज force acting on force acting on acting on a unit positive test charge, force acting on a unit positive test charge, unit positive test charge, unit positive test charge, full stop. It is also known as, it is also known as, it is also known as magnetic field strength. It is also known as electric field strength. It is also known as electric field strength or intensity. Electric field strength और इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो इसका कहने का मतलब है, एक रीजन है जहां पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, एक रीजन है और यहाँ पे हमने एक चार्ज उठा के रखा है Q। पता चल रहा है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू कितना F है। तो हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे है उसका वैल्यू कितना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज का मतलब है कि अगर 1 कूलम ये होता, 1 कूलम अगर होता तो जो फोर्स होता उसी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है। अगर 1 कूलम नहीं है, कोई चार्ज Q रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसमें Q से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। और अगर ये फोर्स से आ रहा है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। मतलब जब भी आएगा तो डायरेक्शन के साथ साथ क्या लेके आएगा? मैग्नीट्यूड लेके आएगा। ठीक है ना, तो लिखना इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity
यूनिट क्या होगा इसका? इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर देखोगे तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट भी होता है लेकिन वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी के लिए इसको लिख सकते हो क्या, यूनिट जो होगा इसका न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो एक स्पेस में हमने क्या रखा है, एक चार्ज रखा है जिसका वैल्यू कितना है, क्यू है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये अपने आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और तुम्हें क्या पता करना है कि मान लो अगर इस चार्ज से हम आर डिस्टेंस दूरी पे हैं, इस चार्ज से कितना दूरी पे है, आर डिस्टेंस दूरी पे है, तो इस पॉइंट पे इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू कितना होगा वो पता करना। तो इसको पता कैसे करते हैं, अपने मन से एक चार्ज उठा करके यहाँ रख देते हैं। क्या करोगे, अपने मन से एक चार्ज उठा करके यहाँ रख दोगे। जैसे ये चार्ज रखोगे ना, इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो किससे, कूलम्स लॉ से। और उस फोर्स में जो चार्ज रखे हो उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो जो चार्ज तुम रखा वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या मिलेगा तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अगर यहाँ पे चार्ज रखते हो क्यू, तो लिखना फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोलना है क्योंकि इसी के हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। चार्ज Q ड्यू टू कैपिटल Q इज F इज इक्वल टू K Q1 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R वेक्टर। जो वेक्टर होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऐसे, एंड F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई Q। सो E का वैल्यू जो होगा वो होगा K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R क्या। तो कहीं भी R डिस्टेंस पे जाकर के देखोगे, कहीं भी R डिस्टेंस मतलब ये यहाँ भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी, या फिर R डिस्टेंस यहाँ इधर। मतलब जो इस पूरा स्फेरिकल फिगर है, ये जो चार्ज है ना ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ से R डिस्टेंस इधर इधर या कहीं भी देखोगे 3D फिगर बनेगा। जो 3D फिगर बनेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो किसी भी स्फेरिकल R डिस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड होगा या जो डायरेक्शन होगा इस यहाँ से निकलेगा। ठीक है। और चार्ज का दो नेचर है, तो चार्ज के नेचर के चलते ना ये तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा डायरेक्शन। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा। चार्ज अगर नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो जो आर वेक्टर है ना, ये जो आर यूनिट वेक्टर लिखे हैं ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड व्हेन पॉजिटिव। फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसा शेप होता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका। और अगर चार्ज नेगेटिव है, क्यू का वैल्यू नेगेटिव है, तो आर जो होगा वो कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। लिखना, एक प्रॉब्लम लिखो।
इससे पहले एक चीज सुन लो, एक चार्ज के चलते पता चल गया, दो चार्ज होगा तो कैसे करेंगे, सुपरपोजिशन, एक के चलते निकालेंगे फिर दूसरे के चलते निकालेंगे फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होगा। जैसे एक से ज्यादा अगर चार्जेस हो गया और किसी पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, जैसे एक चार्ज Q1 इधर रखा हुआ, Q2 इधर रखा हुआ, Q3 इधर रख रहा है, कह रहा है इस पॉइंट पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या करेंगे, E3 E2 और E1 कैलकुलेट करेंगे और फिर ई नेट निकालने के लिए क्या करना, E1 प्लस E2 प्लस E3। ऐसे दोबारा लिखना नहीं है, जो फोर्स वाला है उधर से आइडिया लगा लो, बस सवाल जो करवाना था इसलिए रिकॉल करवा दे, लिखना। अब जो क्वेश्चन है ना, एक सवाल करवाए थे 10 और 20 वाला है, उसको कॉपी कर लो। 10-20 वाला कुछ सवाल करवाया था ना, 10-20 या 20-25 वाला, देखो कहाँ। हाँ तो वो कॉपी करोगे। अब उसमें कहा था कॉपी करना, एक मिनट रुक जाओ। टू चार्जेस प्लेस एट इतना इतना, देन ये क्या लिखे हो, देन फाइंड, अच्छा उस पर लिखना। हाँ वहां तक पहले लिखो, जहां तक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ना, ब्रैकेट वाला 3 2 -1, वहां तक कॉपी कर लो। 3 2 1 जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वहां तक कॉपी कर लो। फाइंड वाला मत लिखना, फाइंड वाला बोलेंगे क्या करना है। हो गया। अब लिखो फाइंड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस, find a net electric field due to these charges, due to these charges on origin, on origin। एक चार्ज के चलते निकालो, दूसरे के चलते निकालो, फिर ऐड कर दो। इलेवन का मॉड्यूल तो खत्म हो गया होगा, जब से भी यहाँ से यहाँ पे पढ़ रहे हो वहां से। देखो दो चार्जेस है,
एक Q1 जिसका वैल्यू 20 माइक्रोकूलम और रखा क्या हुआ -1 पे 1,1 पे, और एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू 25 माइक्रोकूलम है, कहाँ रखा हुआ है 3 2 -1 पे। बोला इन दोनों के चलते ओरिजिन पे कितने का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसके चलते निकालेंगे, फिर इसके चलते निकालेंगे, आप दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर E1 कैलकुलेट करते हो, E1 क्या होगा KQ1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, R1 क्या, ठीक है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा काम होगा ना R1 निकालना होगा, R1 निकालोगे तब जा करके सॉल्व होगा। बोलो, या फिर इसके लिए ना एक ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो KQ1 डिवाइडेड बाई R1 क्यूब, R1 वेक्टर, नीचे बस क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक जगह यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं और एक जगह पोजीशन वेक्टर ही डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो R1 लिखने का तरीका मैंने बताया था। R1 कितना होगा, R1 देखो, R1 मैं लिख रहा हूं, तुम बताओगे गलत है कि सही है। R1 ये होगा, देखो करना क्या है ना, तुम्हें O पे चाहिए फील्ड, तो R1 चार्ज से अवे होगा। R1 जो होगा ना, जब हम ये लिख रहे थे R1, इसका मतलब हम ओरिजिन से ये 0 माइनस ऐसे लिखना है। हरी बात समझ में, क्यों, क्योंकि अभी चार्ज कहाँ रखा हुआ है, किसी और पॉइंट पे रखा हुआ है, जो वेक्टर आएगा ना वो उस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ आएगा। हरी बात समझ में, जो चार्ज रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है, -1 1 1 पे रखा हुआ है। वेक्टर जो हमें चाहिए R1 वेक्टर, वो 0 से 1 की तरफ नहीं देख रहा है, वो किधर से किधर देखेगा, 1 से 0 की तरफ देखेगा। मतलब तुमको R1 जो होगा कि कैसे निकालोगे, R0 माइनस, इसलिए ये लिखा हुआ, और वही चीज होगा R2 के साथ भी। अरे समझ में आ रहा है कि ऐसे ही मान लिए कि हाँ को होता होगा, सर बताए हैं, आया समझ में। अरे खुल के बोलो ना, हाँ या ना, हाँ ऐसे बोलो। लंच किए हो ना, लंच करे हो, नहीं करे हो, अरे यार इसीलिए बैटरी डाउन है। तो R1 निकाल लो, फिर यहाँ से R1 का मैग्नीट्यूड निकालो। R1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3। बस E1 कैलकुलेट करोगे, E1 का वैल्यू होगा K चार्ज 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R1 का इसका क्यूब, ये हो जाएगा 3√3 I माइनस जे माइनस के। ये तो अभी एक के लिए होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, K 25, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, 9 + 4 + 1 14, यानी 14√14, और इधर आएगा -3I माइनस 2J और प्लस K। इन दोनों को ऐड करोगे, जो कॉमन है वो बाहर कर सकते हो। सो E1 + E2, कॉमन क्या क्या है, K कॉमन आएगा और कुछ बाहर कॉमन नहीं आएगा। तो इधर इसको इसके साथ ऐड करोगे, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं, जो आंसर है वो सिंप्लीफाई करके लिख दो, क्योंकि सवाल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके देगा। 20 डिवाइडेड बाई 3√3 I माइनस जे माइनस के प्लस 25 14√14 -3I माइनस 2J प्लस के। सिंप्लीफाई मत करो, इतना ही पे रहने दो। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।